बलूचिस्तान की गोद में बसा एक छोटा सा इलाका पेशन शादी की खुशियों से जगमगा रहा था। आसपास की हरी भरी पहाड़ियां, नीला आसमान और हवा में चलती हल्की ठंडी बयार इस प्राकृतिक नज़ारे को और भी मनमोहक बना रही थी। पहाड़ों के बीच एक विशाल हवेली थी जो सदियों पुरानी बलूची परंपराओं का प्रतीक थी, जहां घर की औरतें पारंपरिक बलूची लिबास पहने, हाथों में मेहंदी लगाए, चूड़ियों की छनकार के साथ शादी के गीत गा रही थीं। पहाड़ों की ऊंचाइयों से शाम की सुनहरी छटा उतर रही थी और हवेली धीरे धीरे रोशनी में डूबती जा रही थी। घर के मर्द बलूची पगड़ियां बांधे मेहमानों के स्वागत और खाने की तैयारियों में लगे थे। ढोलक की थाप पर नाचते लोग और हर तरफ बिखरी रौनक इस शादी को एक त्योहार में बदल रही थी, क्योंकि यह शादी बलूच खानदान के गद्दीनशीन सरदार जरगाम खान की थी, जो बहुत धूमधाम से हो रही थी। अचानक शोर उठा, बारात आ गई और घर के बड़े बूढ़े और औरतें सब काम छोड़ हवेली के दरवाजे तक दौड़ पड़े ताकि बारात का स्वागत कर सकें। ढोल की थाप पर झूमर डालते मर्द, गुलाब की पंखुड़ियां उड़ाती औरतें और दरवाजे पर खड़ी लड़कियों की हंसी दूल्हे के स्वागत को यादगार बना रही थीं। घोड़े पर सवार जरगाम खान नीचे उतरा और हवेली के मुख्य दरवाजे पर पहुंचा। बुजुर्गों ने दुआएं दीं और इत्र छिड़का और औरतों ने लुई बलूची गीत गाए, जो बारात के वक्त दूल्हे के स्वागत में गाए जाते हैं। हर ओर खुशियों की लहर थी, लेकिन उसी बीच एक आवाज़ ने इस माहौल को चीर दिया। वह आवाज़ गफ़ार खान की थी, जो बलूची ज़ुबान में बोले, हमारी लड़की रुखसती से पहले भाग गई, किसी को नहीं पता वह कहाँ गई। ये सुनते ही सारा माहौल जैसे थम गया। जरगुल बेगम के हाथ से गुलाब की टोकरी गिर गई। मुराद खान की आंखों में हैरानी और गुस्सा उभर आया और औरतें सिर पकड़कर बैठ गईं। मर्द एक दूसरे को देखने लगे। सरदार जरगाम खान गुस्से से हवेली में दाखिल हुआ और सीधे जोफ्शा के कमरे की ओर बढ़ा। कमरा खाली था और वह खालीपन उसके गुस्से को और भड़का गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर दी। सबकी निगाहें उस पर टिकी थीं। रिश्तेदारों की फुसफुसाहटें उसके कानों में पड़ रही थीं। शर्म, गुस्सा, दर्द और बेबसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। वह खामोश खड़ा था, जैसे कोई सपना उसकी आंखों में टूट गया हो। दिल चाहता था कि चीखे मारे, जोर जोर से रोए, उसे ढूंढ निकाले, मगर गैरत और सदमे ने उसकी जुबान बंद कर दी थी। वह लड़की जो उसके निकाह में थी, अब किसी और के साथ भाग गई थी, और यही उसके जीवन का सबसे बड़ा जख्म बनने वाला था। उसकी मर्दानगी पर ऐसा तमाचा जो वह कभी नहीं भूल पाएगा। जरगाम बेटे, वह कहीं नहीं गई होगी, यहीं कहीं होगी, हम उसे ढूंढ लेंगे। बैठो, एहतिशाम खान उसके पिता बोले। नहीं, कोई ढूंढने नहीं जाएगा, हम बारात वापस ले जा रहे हैं। जरगाम खान की दर्दनाक आवाज़ कमरे में गूंजी। रुबिना बेगम ने अपना सीना पीट लिया और अपनी बेटी को कोसते हुए वहीं फूट फूट कर रो पड़ीं। मुराद खान जौफशा के पिता पत्थर बन गए थे। एक बाप ने नज़रें झुका लीं, एक बेटी ने अपने बाप की इज्जत का ख्याल नहीं किया था, और इस तरह सरदार जरगाम खान अपनी दुल्हन के बिना ही हवेली से लौट गया। वह हवेली जो कुछ देर पहले खुशियों से भरपूर थी, अब गम और शर्मिंदगी की चादर ओढ़े अपने नसीब को कोस रही थी। माहरुख ने घबराकर इधर उधर देखा। अंधेरे के साए आसमान पर छाने लगे। गुलबानों की आवाज़ भर्रा गई। वह रोने सी हो गई और माहरुख के पास आकर बोली, माहरुख, मुझे डर लग रहा है। लाला वही होंगे, और आज उन्होंने कहा था कि बाकी निगरानी वही करेंगे। तुम जानती हो, अगर उन्होंने हमें देख लिया तो वह क्या करेंगे? वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। उसकी आवाज़ कांप रही थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। माहिरुख ने उसका हाथ थाम लिया और जल्दी से बोली, चुप रह गुल, कुछ नहीं होगा। शाम हो चुकी है, सब लोग जा चुके होंगे और जरगाम लाला भी खाना खाकर ही लौटेंगे। अगर हम देर करेंगे तो सच में पकड़े जाएंगे। गुलबानों ने माहिरुख को समझाने की कोशिश की, लेकिन माहिरुख की सख्त आवाज़ सुनकर उसके कदम अपने आप आगे बढ़ गए। दिल में डर और बेचैनी लिए वह भी उसके पीछे चल पड़ी।
माहिरुख और गुलबानो चोरी छिपे बाग में दाखिल हो गईं। वह अक्सर टहलने के लिए बाग में चली जाती थी। जरगाम खान के पहरेदार उसे नहीं रोकते थे, इसलिए वह निडर होकर जरगाम खान के बाद बाग में चली जाती थी। वह दिन में ही सैर करने आती थी, लेकिन आज शाम हो चुकी थी। वह खूबानी के पेड़ पर चढ़ी और गुलबानो नीचे कपड़ा बिछाकर खड़ी हो गई। गुलबानो ने धीमी आवाज में कहा, माही जल्दी करो। वह कच्ची खूबानियां तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रही थी। गुलबानो ने जब जरगाम को देखा तो डरकर कपड़ा उठाया और पेड़ के पीछे छिप गई। वैसे गुल तेरा वो जरगाम लाला कितना सख्त है, जरा सी खूबानी और अखरोट दे देगा तो उसका क्या चला जाएगा। अच्छा हुआ जो जोफ्शा भाग गई, पता नहीं बेचारी का क्या होता। वह अपनी धुन में बोले जा रही थी जब एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी, अगर मेरी तारीफ खत्म हो गई हो तो नीचे उतर आओ। वह घबराकर जल्दी से नीचे उतरी। कितनी बार कहा है तुम लोगों से कि बाग से कच्ची चीजें मत तोड़ा करो, नुकसान होता है। पक जाने दो, फिर जितना चाहो ले जाना, मगर तुम्हें समझ नहीं आती। क्या तुम कच्ची खूबानियां तोड़ तोड़कर नीचे फेंक रही थीं? वह गुस्से से दहाड़ा और माही नम आंखें लिए सिर झुकाए खड़ी थीं। जरगाम लाला, मैं कच्ची खूबानी की चटनी बनाना चाहती थी, इसलिए थोड़ी सी चाहिए थी। वह बुदबुदाई गुलबानो, अब पेड़ के पीछे से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें देख चुका हूं। वह चिल्लाया तो माही डरकर पीछे हटी और गुलबानो नजरें झुकाए पेड़ के पीछे से निकल आई। सॉरी लाला, आगे से बिना पूछे नहीं तोड़ेंगे, गुलबानो रोते हुए बोली। चलो आज तुम्हें मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रहेगा। कितने मर्द बाग की निगरानी करते हैं और तुम लड़कियां बिना चादर के मुंह उठाकर बाहर घूमने निकल आती हो। तुम दोनों में जरा भी शर्म नहीं है। वह दोनों के बाजू पकड़कर खींचता हुआ जीप में डाल गया और वे दोनों रोते हुए सिर झुकाए बैठ गईं। वह अपनी बहन गुलबानो को हवेली के दरवाजे पर छोड़कर बोला, घर जाओ, तुम्हें तो मैं घर आकर पूछूंगा, पहले इसे सबक सिखाता हूं। उसने माही का हाथ पकड़कर खींचा और हवेली के आंगन में फेंक दिया। माही की चीख हवेली में गूंज उठी। सब लोग अपने कमरों से बाहर आ गए। चाचा जान, संभाल लीजिए अपनी बेटी को, वरना ऐसा न हो कि यह भी किसी लड़के के साथ मुंह काला करके भाग जाए और आपकी इज्जत मिट्टी में मिला दे। वह सबको चेतावनी देता। जमीन पर घुटनों के बल बैठी माही के सामने झुका तो वह डरकर पीछे हटी और कहा, अगर तुम रात को फिर बाग में दिखीं या बिना चादर के हवेली से बाहर निकलीं तो तुम्हें अपने कुत्तों के आगे डाल दूंगा। आखिरी बार छोड़ रहा हूं, अगली बार नहीं छोड़ूंगा। वह रोती हुई सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी और वह लंबे कदमों से बाहर निकल गया। जरगाम खान के भारी कदमों की आवाज़ हवेली में गूंज रही थी और माही का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। मुराद शाह ने गुस्से से माही की तरफ देखा तो वह रोते हुए अपने कमरे की ओर भागी और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रो पड़ी। 2 दिन बाद वह अपनी माँ के साथ रसोई में काम कर रही थी। जब जरगाम खान की नौकरानी रसोई में आई, बीबी, यह सरदार साहब ने भेजा है। उसके हाथ में एक थैला था और वह थैला माही की ओर बढ़ाते हुए बोली, ठीक है, तुम जाओ, मैं देख लूंगी। माही ने थैला खोला तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। खड़ूस कहीं का बड़ा चंगेज खान बना फिरता है, और अब देखो माफ़ी मांगने सामने नहीं आया। अकड़ू ने कच्ची खुबानी भेज दी। वह मुस्कुराते हुए नीचे का होंठ दांतों में दबा गई। कितने दिन हो गए थे और गुलबानो उससे मिलने नहीं आई थी, तो आज माही कच्ची खूबानी की चटनी बनाकर जरगाम खान की हवेली आ गई। जब सामने से जरगाम खान आता दिखा तो वह सिर झुका गई और जरगाम उसे देखकर जीप में बैठ गया। आज वह खुद को पूरी तरह चादर में ढककर आई थी। जरगाम के होंठों पर मुस्कुराहट आई। चलो, डराने का कुछ तो फायदा हुआ। वह बड़बड़ाता हुआ हवेली से जीप निकालकर चला गया। माही ने जरगाम खान की हवेली पर नज़र डाली। बड़ी शान से खड़ी थी। एक कनाल की पुरानी मगर शानदार हवेली गांव के बीचों बीच थी, जहां कच्चे रास्ते से गुजरते ही एक ऊंचा लोहे का गेट आता था, जिस पर पारंपरिक नक्काशी की गई थी। गेट के अंदर कदम रखते ही एक चौड़ा आंगन नजर आता, जिसके दोनों तरफ हरी भरी क्यारियां थीं, जिनमें गुलाब, चमेली और मोगरे की खुशबू बसी थी। बीच में एक पुराना मगर मजबूत बरगद का पेड़ था, जिसकी छांव में लकड़ी की चारपाइयां बिछ रहतीं।
हवेली के सामने लाल ईंटों से बनी दीवारें और लकड़ी की नक्काशी वाले रोशनदान थे जो उसकी बलूची शान को दिखाते थे। दरवाजे मोटे और लोहे की कीलों से जड़े हुए थे, जिन्हें खोलने पर चरमराहट की खास आवाज़ आती थी। अंदर के हिस्से में बैठक, मेहमान खाना, रसोई और औरतों का अलग हिस्सा था, जिनकी छतें ऊंची थीं और उन पर बड़े बड़े झूमर लटक रहे थे। कमरों के फर्श पर कालीन बिछे थे और दीवारों पर हाथ से बने पारंपरिक डिज़ाइन उकेरे गए थे। हवेली के पिछवाड़े में एक छोटा सा बाग था जहां अलग अलग फूल लगे थे और जरगाम खान खुद उनकी देखभाल करता था। इस हवेली में सिर्फ 3 लोग रहते थे, उसके ताया एहतिशाम खान गुलबानो और जरगाम खान बहन भाई। जरगाम खान की माँ ब्लड कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी में मुब्तला थीं और अचानक इस दुनिया से चली गईं जब गुलबानो सिर्फ 5 साल की थी। उसकी परवरिश जरगुल बेगम ने की थी। वह कमरे में आई जहां गुल सोफे पर बैठी उपन्यास पढ़ रही थी और माही रुख को देखते ही वह खुशी से झूमती उसके गले लग गई। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी माही रुख तेरा, गुलबानो शिकायत भरे लहजे में बोली। हाँ, इसलिए मेरी याद में हवेली चली आई थी, मुझसे मिलने बड़ी याद आ रही थी, माही रुख नाराजगी से बोली। तुम नहीं जानती, उस दिन जरगाम लाला बहुत गुस्से में थे। उन्होंने तो मुझे भी नहीं बख्शा, इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि आज तक नहीं भूली, और बोले अगर अब मैं तुम्हारे साथ बाहर गई तो मुझे अपने डेरों पर बंधे कुत्तों के आगे डाल देंगे। फिर बताओ मैं कैसे आती। गुलबानो की आंखें भर आईं। अच्छा छोड़ो, ये लो कच्ची खूबानी की चटनी लाई हूँ, अपने उस सड़े हुए भाई को भी खिलाना। वह उसे डिब्बा देते हुए गुलबानो के बिस्तर पर धड़ाम से गिरी, जबकि गुलबानो रसोई में माही रुख के लिए चाय बनाने चली गई और चाय और समोसे लेकर लौटी तो माही रुख उपन्यास पढ़ रही थी। माही रुख, एक बात बताओ, वह चाय और समोसे खाते हुए बोली। अभी थोड़ी देर पहले बाहर जरगाम लाला तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे। माही रुख का हाथ जो मुंह तक गया था रुक गया। तुम्हें पता है, चाचा जान भी कह रहे थे कि माहिर लाला और तुम्हारी शादी जल्द करने वाले हैं। तुम्हारे माहिर लाला कैसे लगते हैं? वह उत्सुकता से पूछ रही थी और दरवाजे के बाहर खड़े जरगाम खान के कदम ठहर गए। वह अपना मोबाइल लेने हवेली लौटा था, कमरे की ओर मुड़ा ही था कि गुलबानो की आवाज़ ने उसे रोक लिया। वह जानता था माही रुख क्या सोचती है और क्या चाहती है। क्या वह माहिर खान से शादी करना चाहती भी है या नहीं? गुल, मुझे फूफी बहुत अच्छी लगती हैं, वह मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं ये शादी भी सिर्फ उनके लिए कर रही हूँ, वरना माहिर ने मुझसे कभी बात नहीं की। पता नहीं कैसे हैं, किस स्वभाव के हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन कहते हैं कि निकाह के पवित्र बंधन में जब 2 लोग अपने सारे हक एक दूसरे को सौंपते हैं तो उनमें प्यार खुद आ ही जाता है। शायद मुझे भी माहिर से मोहब्बत हो जाए, लेकिन फ़िलहाल मेरे दिल में माहिर के लिए कोई भावना नहीं, कोई लगाव नहीं है जो मैं तुम्हें बताऊं कि वह मुझे कैसे लगते हैं। और वैसे भी बाबा ने रिश्ता तय किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। वह मुस्कुराते हुए बोली। मैं नहीं मानती कि निकाह के बाद अपने आप प्यार हो जाता है। अगर होता तो मेरी लाला को जोफ्शा छोड़कर न जाती। गुलबानो रोते हुए बोली। जोफ्शा तो पागल थी जो जरगाम लाला जैसे हीरे की कद्र न कर सकी। उनके जैसा मर्द पूरे खानदान में नहीं है, देखना। एक दिन जोफ्शा को एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। जरगाम लाला को छोड़कर तब उसे समझ आएगा कि उसने क्या पाया और क्या खोया है। वह गुलबानो को गले लगाते हुए बोली तो गुलबानो नम आंखों से मुस्कुरा दी, जबकि जरगाम खान उल्टे पांव लौट गया। आज फिर जोफ्शा के दिए जख्म हरे हो गए। वह आंखों की नमी पोंछता, सिर झटकता, तेज कदमों से जीप में बैठा और डेरों पर जा पहुंचा, जहां पंचायत में बैठे लोग बेसब्री से सरदार जरगाम खान का इंतजार कर रहे थे। 3 महीने बीत चुके थे। हवेली में एक बार फिर शादी की तैयारी थी। उस छोटी सी गुड़िया पर आज बेपनाह नूर उतर आया था। 18 साल की माही रुख पारंपरिक लाल बलूची लिबास में दुल्हन बनी बैठी थी। इस वक्त उसकी खूबसूरती देख सबके होश उड़ रहे थे। सुनहरी आंखों वाली वह प्यारी सी लड़की इस वक्त बेहद हसीन लग रही थी। आज उसकी शादी थी अपने फूफी के बेटे माहिर खानजादा के साथ, जो डॉक्टर था। माहिर खानजादा उसका बचपन का मंगेतर था।
वह कभी उससे खुलकर बात नहीं करती थी, लेकिन अपनी फूफी से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। माही रुख उनकी लाडली थी, इसलिए उन्होंने पूरे खानदान में से सिर्फ माही रुख को अपनी बहू के लिए चुना था, और आज वह उसे विदा कर अपने घर ले जा रही थीं। बारात के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन अब तक बारात आने का कोई पता नहीं था। इंतज़ार लंबा होता जा रहा था। मुराद खान को अल्लाह ने 2 बेटियां दी थीं, लेकिन उनकी बड़ी बेटी जोफ्शा यूनिवर्सिटी के एक लड़के से प्यार करती थी। जोफ्शा का निकाह 14 साल की उम्र में ही जरगाम खान से कर दिया गया था, लेकिन उस निकाह में उसकी कोई रजामंदी नहीं थी। इसीलिए वह बारात वाले दिन घर छोड़कर चली गई। कहाँ गई कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके जाने के बाद माहिरुख की जिंदगी दूभर हो गई। कोई भी रिश्तेदार हवेली की औरतों को इस नज़र से देखता जैसे वह भी किसी से चुपके मोहब्बत कर रही हों और किसी दिन भाग जाएंगी। बस एक मुराद खान ही थे जिन्होंने उसे प्यार दिया। मुराद खान के लिए माहिरुख ही उनका सब कुछ थी। अगर उसकी आंख से एक आंसू गिरता तो मुराद खान का दिल दहलने लगता। अपने बाप से अपनी मोहब्बत देखते हुए माहिरुख खुद को खुशकिस्मत समझती थी। हालांकि उसकी माँ रूबिना बेगम जोफशाह के भाग जाने पर इतनी दिलबर्दाश्ता हुईं कि उन्होंने उस पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दीं। माहिरुख ने जैसे ही मैट्रिक की उसकी माँ जरगुल बेगम ने उसे घर बिठा लिया था। फिर वह हवेली के कामों में अपनी माँ की मदद कर देती, और आज वह दुल्हन बनी सहेलियों के झुंड में शर्माई शर्माई सी बहुत प्यारी लग रही थी। मुराद खान दुल्हन बनी माहिरुख के पास आए। वह उसके सिर पर बोसा देकर वहां से चले गए। जरगाम, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? मुराद खान जरगाम को अपने बाप के पास परेशान खड़ा देखकर उसकी तरफ बढ़े। कुछ नहीं चाचा जान, सब कुछ ठीक है, आप अंदर चलिए। जरगाम फौरन उन्हें वापस अंदर ले गया, जबकि एहतिशाम खान दोबारा से माहिर के नंबर पर कॉल करने लगे। अभी थोड़ी देर पहले जरगाम के नंबर पर माहिर खान की कॉल आई थी, और जो कुछ उसने जरगाम खान से कहा, जरगाम खान का तो दिमाग ही सुन्न हो गया। उसने फौरन अपने बाबा एहतिशाम खान को माहिर की कॉल के बारे में बताया। अभी वह उसी बात को डिस्कस कर रहे थे और माहिर के नंबर पर दोबारा कॉल कर रहे थे कि अचानक मुराद खान बाहर आए। यार कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? कोई मसला है, कोई बात परेशान कर रही है तो मुझे बताओ। जरगाम खान मुराद खान के दिल के बहुत करीब था। उनके बड़े भाई का इकलौता बेटा था और उनके दुख सुख का साथी उन्हें अपनी जान से भी बढ़कर था। कुछ नहीं चाचा जान, फिक्र न करें, सब ठीक हो जाएगा, वह उन्हें तसल्ली देता, लेकिन खुद परेशान था। इतने में एहतिशाम खान घबराते हुए अंदर आए। खैरियत? बाबा जरगाम ने उनके चेहरे पर परेशानी देखकर उनकी तरफ बढ़ा। खैरियत नहीं है बेटा, वो लोग बारात लेकर नहीं आ रहे अपने भाई एहतिशाम खान की बात पर। अगले ही पल मुराद खान के चेहरे का रंग लट्ठे की मानिंद सफ़ेद हुआ। वह अपनी जगह से बुरी तरह लड़खड़ाए कि पास खड़े जरगाम ने आगे बढ़कर उन्हें फौरन संभाला। चाचा जान, आप ठीक हैं? मुराद मुराद क्या हो गया यार, संभालो खुद को, मुझे ज़रूरत है तुम्हारी। एहतिशाम खान अपने भाई को यूं दिल छोड़ते देखकर नम लहजे में बोले। उस वक्त वे हवेली की ऐसी साइड पर थे जहां लोगों की भीड़ नहीं थी, और मुराद खान को एक कुर्सी पर बिठाते हुए जरगाम ने उन्हें पानी पिलाया। यार क्या हुआ है, सब ठीक तो है? अभी तक बारात भी नहीं आई और तुम लोग यहाँ परेशान हो, कोई मसला तो नहीं हो गया? अचानक से गफ्फार मामू के आने पर वे तीनों चौंके। उनके चेहरे पर भी परेशानी थी। माहिर किसी और लड़की को पसंद करता था और उसने अपनी अम्मी को कई बार यह बात समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी अम्मी की एक जिद थी कि वह माहिरुख को ही अपनी बहू बनाएंगी, और आज वह घर वालों से लड़कर शहर छोड़ चुका है। उसने जरगाम के नंबर पर कॉल करके माफ़ी मांग ली है। एहतिशाम खान दुखी अंदाज में बोले। उसकी माफ़ी की तो ऐसी की तैसी हमारी बेटी का मजाक बना दिया है, उसे शर्म नहीं आती। ये सब करते हुए गफ्फार मामू का गुस्सा पूरे ख़ानदान में मशहूर था। धैर्य रखिए गफ्फार भाई, ये समय शोर शराबे का नहीं, हमें सोच समझ कर काम लेना होगा। इस समय पूरा ख़ानदान यहाँ इकट्ठा हुआ है। एहतिशाम खान ने उन्हें शांत करने की कोशिश की। हद होती एहतिशाम भाई, उनकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? अगर नहीं करना चाहते थे
रिश्ता उनके बेटे की मर्जी नहीं थी तो हमारी बेटी की जिंदगी क्यों बर्बाद की। आप जानते हैं कि बहन बेटी की इज्जत कितनी नाजुक होती है। मेरा दिल करता है कि सामने हो तो उस नालायक को गोली मार दूं। हमारा तमाशा बना दिया है। गफ्फार मामू किसी भी सूरत में चुप होने को तैयार नहीं थे। उन्हें खासकर माहिरुख की फूफी पर गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने उन्हें इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि न आगे बढ़ सकते थे न पीछे मुराद। खान ने कर्ब से आंखें मूंद लीं। फिक्र न करें, अल्लाह सब अच्छा कर देगा, अल्लाह पर भरोसा रखिए। जरगाम खान ने अपने चाचा जान का कंधा थामा तो उन्होंने उसकी तरफ दुखभरी नज़रों से देखा। क्या तुम करोगे मेरी माहिरुख से शादी? मुराद खान की बात पर एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। जरगाम खान ने पत्थराई नज़रों से अपने बाप की तरफ देखा। माहिरुख उससे 8 साल छोटी थी तो वह कैसे शादी कर सकता था। बोलो जरगाम, क्या करोगे? मेरी बेटी से शादी अपनाओगे? उसे मुराद खान ने बहुत मान भरे लहजे में उसका हाथ थामते हुए पूछा। चाचा जान, आप पर मेरी जान भी कुर्बान, 1 मिनट की देर नहीं लगाऊंगा। लेकिन क्या जरगाम संशय में पड़ गया? मुराद खान अपनी जगह से उठ खड़े हुए। मैंने माहिरुख को कभी उस नज़र से नहीं देखा और आप यह भी जानते हैं कि जौफ शाह मेरे निकाह में है। मुराद खान ने उसकी बात बीच में काटी। मर गई है, वह भूल जाओ उसे, वह जा चुकी है। यहाँ से मुराद खान ने उसे छूते हुए कहा। जितनी मोहब्बत वह माहिरुख से करते थे उतनी ही नफ़रत अब जौफ शाह से करने लगे थे। आपकी हर बात सही है चाचा जान, लेकिन इस्लाम हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता। एक वक्त में दोनों बहनों से निकाह नहीं हो सकता। मैंने जौफ शाह को अभी तक तलाक नहीं दी और जरगाम खान ने उन्हें एक संगीन मसले की तरफ मुतवज्जो किया। पल को उसकी बात पर सब तरफ खामोशी छा गई थी। जरगाम खान, जौफ शाह मेरी सगी बेटी नहीं है। तुम बहुत छोटे थे जब मेरे भाई नवाब खान और मेरी भाभी रुखसाना कार हादसे में चल बसे थे। जौफशा सिर्फ 2 महीने की थी और वो बच गई थी। फिर हमने उस बच्ची को अपना नाम दे दिया, लेकिन हकीकत यही है कि वो मेरी सगी बेटी नहीं। चलो जरगाम, तुम सच जान चुके हो। ये मसला तो हल हुआ और मेरा ख्याल है कि तुम्हें निकाह से कोई मसला नहीं होना चाहिए। और अगर तुम समझ रहे हो कि वो तुमसे काफ़ी छोटी है तो कहीं भी ये नहीं लिखा कि लड़की ज़्यादा छोटी हो तो निकाह नहीं हो सकता। जरगाम ने गहरा सांस भरते हुए दोनों की जानिब देखा और बाप की बात के आगे उसने सर झुका दिया। कुछ ही देर में ये बातें अंदर खातूने खाना तक भी पहुंच गईं कि माहिर बारात लेकर नहीं आ रहा। माहिरुख को यकीन नहीं आया कि उसकी फूफी उसके साथ ऐसा कर सकती थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और आगे बढ़ते मोबाइल उठाते उसने अपनी फूफी को कॉल मिलानी चाहिए। कॉल तो जा रही थी लेकिन कोई भी रिसीव नहीं कर रहा था। उसने कई दफ़ा कॉल मिलाई लेकिन किसी ने भी कॉल रिसीव न की। माहरुख ने रोते हुए कमरे में दाखिल होते अपने बाबा जान और अपने ताया जान को देखा। बाबा जान वो बाप को पुकारते हुए उनके सीने से लगी। उन्होंने शफ़क़त भरा हाथ उसके सर पर रखा और कहा, बस बेटी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यही समझो कि अल्लाह बेहतर लेकर बेहतरीन अता करता है। और वो सब कुछ क्यों कह रहे थे वो समझ नहीं सकी, लेकिन थोड़ी देर में उसे सब पता चल गया। बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला लिया है और उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरे इस फ़ैसले से इनकार नहीं करोगी। आज तक मैंने तुम्हारे किसी फ़ैसले से इनकार नहीं किया है। बाबा माहरुख ने खुद को संभालते हुए आंसू पोंछते हुए कहा, बेटी, हमने तुम्हारा निकाह जरगाम से करने का फ़ैसला किया है। यकीनन तुम हमारा सर झुकने नहीं दोगी। मुराद खान ने उसके सर पर बम फोड़ा था। बाबा, आप क्या कह रहे हैं जरगाम लाला? लेकिन वो तो जौफशा आपी। वो हैरान होती बोली, बेटी, उस लड़की को तुम लोग अब दिमाग से निकाल क्यों नहीं देते? और वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। जो उसका सोच रही हो, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अभी वो बात कर रहे थे कि गफ्फार खान मौलवी साहब को लेकर अंदर दाखिल हुए। माहरुख अपने बाबा को इनकार करना चाहती थी, लेकिन सबकी मौजूदगी में वो खामोश हो गई। माहरुख बिन्त मोहम्मद मुराद खान, आपका निकाह जरगाम खान वलद एहतेशाम खान के साथ 30 लाख सिका रायजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज माहरुख के दिल पर जाकर लगे थे। उसने एक निगाह अपने बाप की जानिब उठाई। उनकी निगाहों में इल्तिजा सी महसूस हुई। कबूल है। दिल पर पत्थर रखे
उसने ये निकाह कबूल कर लिया। मौलवी साहब मुराद खान और गफ्फार खान के साथ बाहर निकल गए और मुराद खान ने बेटी को अपने सीने से लगाया। मुझे फ़ख्र है बेटी कि तुमने मेरा मान रखा, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरा मान कभी नहीं तोड़ोगी। और बेटी ज़ोफ़शा तुम्हारी सगी बहन नहीं थी, इसलिए आज के बाद उसका ज़िक्र इस घर में मत करना। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे और आबाद रखे। माहरुख को दिल से दुआ देते हुए वो बाहर चले गए थे, जबकि माहरुख फूट फूट कर रो दी, या अल्लाह मेरे नसीब में वो शख्स क्यों आया है जो अधूरा है, और वो अब भी उसी की है जो उसे छोड़कर चली गई। वो सर्द आह भर गई। इस शख्स के दिल में आज भी वही है, और उसकी तो मैं खुद भी गवाह हूँ, और मैं इस शख्स को कैसे कबूल कर लूँ जो पहले ही। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। निकाह हो चुका था और हर तरफ मुबारकबाद का शोर उठा, और माहरुख का दिल जोर से धड़कने लगा। वो अपने तमाम जज्बे हकूक उस शख्स के नाम कर चुकी थी जिसे वो कभी लाला कहा करती थी, और वक्त ने ये कैसा चक्कर चलाया कि आज उसे उसी शख्स के साथ दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया। उसके चेहरे के आगे जालीदार घूंघट था। सब जान चुके थे कि माहिर खान बारात लेकर नहीं आया, और अब माहरुख का निकाह उसके कज़न और इलाके के सरदार जरगाम खान से हुआ है। लोगों को क्या फ़र्क पड़ना था, दो चार बातें करके खाना खाया और घर को लौट गए। रुखसती के वक्त माहरुख अपने बाप के सीने से लगी फूट फूट कर रो दी। उन्होंने अपनी दुआओं तले उसे रुखसत किया, और वो खुश थे क्योंकि वो शुरू से यही चाहते थे कि जरगाम खान उनका दामाद बने। सिर्फ बहन की ख्वाहिश के आगे मजबूर थे, जिन्होंने बचपन से माहरुख को अपने बेटे के लिए मांगा हुआ था, पर आज उनकी खुद की ख्वाहिश पूरी हो गई थी। जरगाम उनका दूसरी दफ़ा दामाद बन गया था, और वो जरगाम के कमरे में उसके बिस्तर पर दुल्हन बनी दिल थामे बैठी थी। जरगाम को लेकर उसके दिल में कोई भी जज्बा पैदा नहीं हो रहा था, बस एक बेजारी सी थी। माहरुख बेड क्राउन से टेक लगाते कमर सीधी करने लगी। वो अपनी फूफी के बारे में सोच रही थी। न जाने कहाँ होंगी वो, और वो उससे बात भी नहीं कर रही थी। उसकी आंखें फिर से आंसुओं से भरने लगीं। फूफी जान, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी। मैं तो खुश थी कि सारी जिंदगी आपके साथ गुजरेगी। लेकिन आंखें मींचे वो सिसकी भर गईं कि उसी लम्हे जरगाम खान गुस्से से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। उसका चेहरा इंतहाई सख्त था, और उसने एक गलत निगाह भी माहरुख पर डालना गवारा न किया। सीधा कबर्ड की तरफ जाते हुए वहां से उसने ड्रेस निकाला और बाथरूम में घुस गया। या अल्लाह, ये इस कदर गुस्से में क्यों है? हाँ, गुस्सा नहीं होंगे तो क्या होंगे? जोर ज़बरदस्ती अगर मेरे साथ हुई है तो उनके साथ भी यही हुआ होगा। माहरुख ने सर जोर से नफ़ी में झटका। ठंडे पानी से शावर लेता वो बाहर निकला तो निखरा निखरा सा लग रहा था। माहरुख ने चोर निगाह उस पर डाली। वो 26 से 27 साल का खूबसूरत जवान मर्द, जानलेवा पर्सनालिटी का मालिक था। गेंहुआ रंग, तीखे नैन नक्श चेहरे पर, हल्की हल्की दाढ़ी और माथे पर दो बल, जो हमेशा उसकी शख्सियत का खास हिस्सा रहे थे। अपने ऊपर माहरुख की नज़रों की तपिश महसूस करते हुए जरगाम ने आईने में उसकी जानिब देखा। उसके देखने पर वो गड़बड़ाकर अपनी नज़रें फेर गईं। सिर हिलाते हुए वह पलंग की ओर बढ़ा और लहंगा एक तरफ रखकर, आंखें बंद करके और माथे पर हाथ रखे, बिस्तर पर आधा लेट गया। माहरुख उसका यह अंदाज देखती रही। उसे अचानक शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लहंगा लपेटते हुए पलंग से नीचे उतरी और सारा ने अपने गहने उठाकर ड्रेसिंग टेबल पर पटकने लगी। उसने अपना भारी दुपट्टा उतारकर सिर से दूर फेंक दिया और आईने में अपने नाजुक मोम जैसे वजूद को देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। आज दूल्हे के भाई की नेकी ने सारे कमरे चमका दिए हैं। तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम्हें इतनी जवान और खूबसूरत बीवी मिली है। उसके कानों में फिर से तरह तरह के वाक्य गूंजने लगे। सिर हिलाते हुए वह लहंगा लेकर अलमारी की तरफ गई, लेकिन वहां उसके कपड़े नहीं थे। बिना कुछ सोचे समझे उसने पलटकर देखा तो उसका सारा सामान उसकी मौसी के घर पहुंचा दिया गया था। उसने सिर हिलाया और एक तरफ सोफे पर बैठ गई। वो बाहर भी नहीं जा सकती थी, इतनी भारी हो गई थी। आज वो लहंगे में सोने वाली भी नहीं थी। अगर उसका अपना कमरा होता तो कोई सूट निकालकर पहन लेती।
पर यहाँ किससे बात करती? वो इंसान जो उससे अंदर बाहर बात करना भी अपनी तौहीन समझता था। बहुत वक्त बीत गया था और वो कब तक ऐसे बैठी रहती। लगता था कि वो सो गए हैं। एक काम करती हूँ, उनकी कोई ड्रेस पहन लेती हूँ। सुबह बाबा से कह दूंगी कि सारा सामान यहीं भिजवा देंगे। आंसू पोंछती हुई वो अलमारी के पास गई। वहां से उसने काफी ढूंढा और जरगम से एक ट्राउजर और एक जिप वाली कमीज निकाली। उसे पहना और बाहर आ गई। उसने ट्राउजर को नीचे से मोड़ा, पर कमीज काफी खुली हुई थी। कमीज कंधे से खुली होने की वजह से काफी नीचे आ रही थी। माहिरुख के हुस्न के उतार चढ़ाव उसकी वी शेप वाली कमीज से साफ दिखाई दे रहे थे। उसने कमीज को दाएं से बाएं खींचा और सीधा किया। उसने सो रहे जरगाम पर नजर डाली। वह उसके पास गई और बिस्तर पर लेट गई। जरगाम की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ा। वह उसकी ओर मुड़ी। मैं उससे मुंह फेर लेता हूँ, मेरी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और कुछ देर बाद कमरे में अंधेरा छा जाता है। वह अंधेरे से बहुत डरती थी। यह बात सबको पता थी। वह अचानक जरगाम की ओर मुड़ी। उसका हाथ कसकर जकड़ा हुआ था। जरगाम खान, जो मुश्किल से सोने की कोशिश कर रहा था, अचानक अपने हाथ पर दबाव महसूस किया और अपनी आंखें खोल दीं। वह उसकी ओर देखने लगा, लेकिन अंधेरे के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। बत्ती बुझ गई है। शायद यूपीएस खराब हो गया है। जरगाम शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त था कि उसे यूपीएस ठीक करवाना याद ही नहीं रहा। वह दूर जाने ही वाला था कि माहिरुख ने उसे अपनी ओर खींच लिया। वह उसके ऊपर गिर पड़ा और चिल्लाया, "यह क्या बदतमीजी है? मेरा हाथ छोड़ दो!" वह इतना गुस्से में था कि माहिरुख की आंखों में आंसू आ गए और उसने झट से जरगाम का हाथ छोड़ दिया। मुंह पर हाथ रखकर उसने आंसू निगलने की कोशिश की। "अगर तुम पागल नहीं हो तो..." वह उसे डांटता हुआ उठा और दरवाजे तक पहुंचा। जब उसने माहिरुख को जोर जोर से रोते सुना तो वह डर के मारे वापस लौटा और उससे पूछा कि क्या वह रो रही है। उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और इस बार धीरे से बोला। उसे अपने पास पाकर माहिरुख सीधे उसके सीने से लग गई और जरगम फौरन फूट फूट कर रो पड़ा। उसका शरीर पूरी तरह से स्थिर हो गया था। पहली बार कोई जवान लड़की उसके इस करीब आई थी। जोफ्शा उसकी पत्नी थी और वह जोफ्शा को पसंद भी करता था, लेकिन अब तक जोफ्शा ने कभी उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। गले लगना तो दूर की बात थी। माहिरुख के साथ स्थिति बिल्कुल उलट थी। वह बिना किसी हिचकिचाहट और झिझक के ऐसे ही उसके सीने से चिपक जाती। उसे क्या पता था कि वह लगातार रो रही है। जरगम खान उसे अपने से दूर धकेलना चाहता था, उसका हक छोड़कर, इसलिए वह और भी जोर से उसके सीने से चिपक गई, जिससे उसे अपनी मौजूदगी का एहसास हुआ। जरगम खान ने जल्दी से अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं। उसकी धड़कनें भी तेज होने लगीं और वह उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थीं। "माहिरुख, प्लीज मुझसे दूर हो जाओ।" जुर्गम खान अपनी आवाज़ तक नहीं सुन पा रहा था। अपनी जवान बीवी की खूबसूरती के आगे जुर्गम जैसा मजबूत दिल वाला आदमी भी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पा रहा था। वो अपनी नाजुक जवान बीवी की धड़कनों को अपने दिल की धड़कनों में महसूस कर सकता था। वो उसके सीने में और भी गहराई तक धंस रही थी। "मुझे डर लग रहा है।" अंधेरे की वजह से उसने धीरे से अपना चेहरा उसके सीने में दबा लिया। उस दिन बाग में झांसी की रानी बड़ी रानी बनकर एक पेड़ पर चढ़ गई थी। उस वक्त भी अंधेरा था। उस वक्त वो डरी हुई थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। "कोई नाटक मत करो और चली जाओ।" उसके बार बार कहने पर भी वो नहीं मानी। फिर अपनी आवाज़ को नरम करते हुए उसने कहा, "ठीक है, जाओ और मुझसे बात करो, मैं कहीं नहीं जा रहा।" को संभालते हुए वह थोड़ा पीछे हटी और कांपने लगी, लेकिन उसने जरगाम खान का हाथ नहीं छोड़ा। "माहिरुख, मैं यहीं हूँ," उसने थोड़े कठोर स्वर में कहा और माहिरुख ने उसका हाथ वापस खींच लिया। जरगाम खान ने अपना मोबाइल उठाया और किसी का नंबर डायल किया। कुछ देर पहले वह उसकी खूबसूरती पर मदहोश हो गया था। अब उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। "क्या तुम्हारे घर में यूपीएस है?" जरगाम खान ने पूछा। "तो फिर लाइट क्यों बंद है?" जब पूछा, "तुम क्यों?" बात अभी अधूरी ही थी कि लाइट आ गई।
वह कुछ कहने ही वाला था कि उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए। उस पल उसके सामने खड़ी लड़की उसके लिए एक कठिन परीक्षा बन गई थी। उसे पतलून और कमीज में देखकर जरगाम के होश उड़ गए। उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं। वह अचानक उसकी ओर देख रहा था, जो अपने रूप रंग के प्रति बिल्कुल बेपरवाह थी और अपने आंसू रोकना भूल गई थी। उस वक़्त वो जरगाम खान के सामने खड़ी थी। उसे पहनने के लिए और कोई पोशाक नहीं मिली थी। जरगाम खान ने नज़रें दूसरी तरफ घुमा लीं। माहरुख की सांसें गले में अटक गईं। उसने राहत भरी नज़रों से खुद को देखा। उसने अपनी बाहें अपनी छाती पर रख लीं। कमीज का गला इतना खुला था कि जिप भी खुली हुई थी। पलटकर उसने तुरंत जिप वापस ऊपर खींच ली और चोर नज़रों से उसे देखने लगी। उसे अब भी डर था कि कहीं जरगाम फिर से कमरे से बाहर न चला जाए और बत्ती बुझ जाए। तो वो अकेली क्या करेगी? कहाँ जा रही है? उसे दरवाजे की तरफ आते देख वो उसके पीछे चल पड़ी। मैं यहाँ हूँ, तुम बिस्तर पर सो जाओ, मैं नीचे सोफे पर सो जाऊंगा। तुम वहाँ कैसे सोओगे? ये तुम्हारा कमरा और तुम्हारा बिस्तर है। लेट जाओ। इतना बड़ा बिस्तर है, मैं क्या करूं? हम दोनों इतने बड़े बिस्तर पर आराम से सो सकते हैं। उसकी बात सुनकर जरगाम खान ने आंखें चौड़ी कर लीं और माहिरुखा की इतनी बेबाकी पर हैरानी से उसे देखने लगा। क्या वो मासूम थी या नाटक कर रही थी? जरगाम खान को कुछ समझ नहीं आया और उसने कहा, नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद पर पड़े उसके असर को मिटाने की कोशिश की। तुम्हें वहां नींद आ जाएगी, ये तो पक्का है। तभी माहिरुख की जबान खुजलाने लगी। पता नहीं, तुम सो जाओ। जरगाम खान ने उसे डांटा तो वह आंसुओं से चेहरा ढंककर लेट गई। पिछली रात जरगाम खान की आंखें कटी हुई थीं, लेकिन उसे वो पल याद आ गया जब वह उसके सीने से चिपकी हुई थी। वो उस पल को भूल नहीं पाया। वहां नींद नहीं आएगी। तुम सो जाओ, मैं सोफे पर जाती हूँ, उसने फिर चुनौती भरे स्वर में कहा। तुम चैन से नहीं सो सकते। खबरदार अगर अब आवाज भी की, वरना मैं कमरा छोड़कर चली जाऊंगी। इस बार माहिरुख उसकी धमकी पर एकदम चुप हो गई। वह नहीं चाहती थी कि वह कमरे से बाहर जाए। वह चुपचाप सो गई, जबकि जरगम खान करवटें बदलते बदलते थक गया था। थोड़ी देर बाद नींद भी उस पर मेहरबान हो गई। उसका सारा सामान उसकी मौसी के घर से आ गया था। उसने अपना सारा दहेज व्यवस्थित कर लिया था और अपने कपड़े अलमारी में रख दिए थे। कुछ ही दिनों में नन्ही माहिरुख ने पूरी हवेली को अपने अनुशासन का आईना बना दिया। वह न सिर्फ हवेली के सारे कामकाज पर पैनी नज़र रखती, बल्कि हर काम अपनी मौजूदगी में भी करवाती। सुबह सुबह आंगन साफ करने से लेकर रसोई में नाश्ता, रात का खाना बनाने तक सब कुछ उसके तयशुदा समय के मुताबिक चलने लगा। बगीचे और तंबू में काम करने वाले मजदूरों को खाना खिलाने का समय हो या फिर मर्दों के घर को मेहमानों से भरने का समय, माहिरुख के पास हमेशा जगह होती थी। खासकर जब घर में मेहमान आते और मर्दों का घर रौनक से भरा होता, तो वह बड़ी जिम्मेदारी से सबके लिए खाना बनाती। हैरानी की बात यह थी कि जहां गुलबानो हमेशा कहती थी कि वह इतने लोगों के लिए खाना नहीं बना सकती, वहीं माहिरुख सबके लिए अकेले ही स्वादिष्ट खाना तैयार कर लेती। उसका बनाया खाना न सिर्फ स्वादिष्ट होता, बल्कि एहतेशाम खान जैसा गंभीर व्यक्ति भी उसे खाते हुए उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। धीरे धीरे हवेली की नौकरानी भी हटा दी गई और अब माहिरुख सबके लिए खाना बनाती। उसके कौशल, चातुर्य, जागरूकता और समय की पाबंदी ने न सिर्फ घर के माहौल को व्यवस्थित बनाया, बल्कि जरगम खान को भी हैरानी में डाल दिया कि इतनी छोटी लड़की में इतनी सहनशीलता और समझदारी कहाँ से आई। अब वह अपने कपड़े प्रेस करवा सकती थी और हर चीज़ अपनी जगह पर थी। जरगम खान को कुछ भी ढूंढने के लिए न तो बोलना पड़ता था और न ही इधर-उधर जाना पड़ता था। वह उसे एक लापरवाह लड़की समझता था, लेकिन जरगाम खान के सामने माहिरुख का दूसरा रूप सामने आ गया।
अब उसे हवेली के कामों पर नजर नहीं रखनी पड़ती थी। अब वह सुकून से डेरे और पंचायत के फैसले करता था। और माह रुख के आने से जरगाम खान की जिंदगी में एक ठहराव सा आ गया, वरना वह इतना मशरूफ रहता कि खुद के लिए भी उसके पास वक्त न होता था। जब वह हवेली आया तो बहुत थका हुआ और परेशान लग रहा था। दिल बहलाने के लिए वह हवेली की पिछली साइड आया। तभी माह रुख चाय और समोसे लेकर वहीं पर आ गई। जरगाम खान परेशानी में सिगरेट पर सिगरेट सुलगाए जा रहा था। पास खड़ी माहरुख को उसका यह अंदाज अच्छा न लगा। वह काफ़ी देर उसे देखती, सोचती रही। जब बर्दाश्त न हुआ तो उसके पास जाते सिगरेट उसके हाथ से लेकर दूर फेंक दी। जरगाम ने चौंक कर उस कमसिन हसीना को देखा जो बहुत हक से उसके हाथ से सिगरेट खींच चुकी थी। आपको अगर टेंशन है तो उस टेंशन का हल सोचिए, न कि सिगरेट पी पी के वक्त गुजारिए। वह चाहकर भी अपने लहजे को सख्त नहीं कर पा रही थी। इतना कहते हुए वापस पलटने लगी कि जरगाम ने उसकी कमर पर हाथ डाल उसे अपने करीब कर लिया। क्या चाहती हो? क्यों बार बार मेरे करीब आती हो? मेरे जज्बात भड़काती हो मत। आग लगाओ, दूर रहो मुझसे माह रुख, वरना आग की लपटें तुम तक पहुंची तो तुम्हारी नन्ही सी जान सहन नहीं कर पाएगी, जान से जाओगी। वह उस पर अपनी सांसों की तपिश छोड़ता गंभीर लहजे में बोला, मैं तो यही चाहती हूँ जरगाम, कि आप मुझे खुद से दूर न जाने दें। मोहब्बत करती हूँ आपसे, मुझे पूरा हक है कि आपसे मोहब्बत करने का, आपके करीब आने का। आप मुझे मेरे जायज़ हक से महरूम नहीं कर सकते। वह उसकी आंखों में देखती बोली तो वह झटके से उसे छोड़ गया और फिर से सिगरेट सुलगाने लगा। इससे पहले कि वह सिगरेट अपने होंठों से लगाता, माहरुख ने उसके हाथ से सिगरेट लेकर अपने होंठों से लगा ली। और इससे पहले कि वह कश लेती, जरगाम ने सिगरेट वापस खींच ली। ये क्या बदतमीजी है? होश में तो हो तुम? जरगाम के माथे पर बल पड़े। क्यों आप पी सकते हैं तो मैं क्यों नहीं पी सकती? माहरुख मुंह बनाकर बोलती। जरगाम को तब चढ़ा गई। अच्छा, ये लो पियो। जरगाम ने सिगरेट उसके होंठों में दबाई। माहरुख ने सिगरेट का कश लिया तो उसे तेज खांसी का दौरा पड़ा, जिससे उसे सांस लेना भी दूभर हो गया। जरगाम की इस्तहक भरी नजरें उस पर टिकी हुई थीं। एकदम फिर से उसकी कमर पर हाथ डालते हुए उसे अपनी सांसों से करीब तर कर गया। सांसों का यह अजीब सा तालमेल माहरुख की जान लबों पर ले आया। उसकी लाल सुर्ख आंखें जरगाम के चेहरे का तवाफ करने लगीं। उस वक़्त कौन सी खांसी, कहाँ की खांसी, उसे कुछ भी याद नहीं था। याद था तो बस इतना कि सामने खड़ा शख्स शिद्दत भरे अंदाज में उस पर झुका हुआ था, जिसकी पकड़ गुजरते वक़्त के साथ बढ़ती जा रही थी। उस वक्त दोनों को यह भी याद न रहा कि उस वक्त वे अपने कमरे में नहीं बल्कि बाहर खड़े हैं। वह गहरी सांस भरते पीछे हटा। माहरुख ने उसके सीने पर सर रखा और जरगाम के चेहरे को एक खूबसूरत मुस्कान ने छुआ, जैसे तपते सहरा में ठंडक का एहसास जाग गया हो। फिर अचानक उसने उसे खुद से दूर धकेल दिया। वह ज़मीन पर गिरी और जरगाम लंबे लंबे कदम उठाता अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर के बाद वह तौलिया लपेटे बाहर आया और कपड़े बदलकर डेरे पर चला गया, जबकि माहरुख अभी भी वहीं ज़मीन पर बैठी रो रही थी। जरगाम खान, उसका शौहर, उसका मजाजी खुदा था। वह उसकी कुर्बत को तरस रही थी और वह चाहती थी कि वह उसे उसका जायज़ हक दे, लेकिन वह उसे अपने करीब करके फिर दूर धकेल गया। माहरुख वहीं फूट फूट कर रो दी। उनकी शादी को आज 3 महीने हो गए थे और माहरुख हवेली के कामों में लगी रहती और जरगाम खान डेरे और पंचायत में फंसा। सुबह को जाता और रात को वापस आता। आज वह थोड़ा परेशान था तो घर जल्दी आ गया था। वह अपने कमरे में आई तो कमरा खाली था और वह नहाकर फ्रेश होकर बाहर आई। वह रात को कमरे में आया तो आते ही सोफे पर बैठकर फाइल पढ़ने लगा। जब वह खाने की ट्रे लिए कमरे में आई थी। सरगाम, खाना खा लीजिए। जरगाम ने नजरें चुराईं। रख दो, खा लूंगा। वह सोफे पर कागजात रखकर सीधा होकर बैठा। आजकल वह गांव की लड़कियों के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनवाने का इरादा रखता था। वह चाहता था कि गांव की लड़कियों को दूर जाकर पढ़ना न पड़े। सारी सहूलियतें उन्हें गांव में ही मिल जाईं। गांव वालों की मंजूरी मिलते ही वह इन्हीं कामों में लगा हुआ था और वह काफ़ी देर तक जरगाम को देखती रही और फिर अपनी नाइटी लेकर वॉशरूम में चली गई। वह बारीक सी नाइटी में बाहर आई। जरगाम ने एक नज़र उस पर डालकर नज़रें झुका लीं। वह अपने लंबे बालों को सुलझाती,
जरगाम के पास आई और अपनी जगह बनाती एक साइड पर बैठ गई। जरगाम खान तंग सा रह गया था। उसकी इतनी जुर्रत पर वह हसीना अपनी खूबसूरती से जरगाम को बहका रही थी। सिल्क की बारीक सी नाइटी में उसके जिस्म की बनावट को वह आसानी से महसूस कर सकता था। वह आंखें बंद करता गुस्से से बोला, ये तुमने क्या पहन रखा है? क्यों मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हो तुम? अभी छोटी हो, दूर रहो मुझसे। वह उसकी आंखों में देखता बोला। तो माहरुख मुस्कुराई। मैं इतनी भी छोटी नहीं कि अपने शौहर का साथ बर्दाश्त न कर सकूं। मैं तो बस ये चाहती हूं कि आज की रात आप मुझे मेरा हक दें, मुझे अपनी बीवी का दर्जा दें, मुझे अपनी बीवी के तौर पर कबूल करें। नम आंखों से बोली जरगाम का दिल बेकाबू धड़क उठा। वह उसे नज़रअंदाज करते थक चुका था और वह जितना उसे दूर करता माहरुख उतनी ही उसके करीब आती और हर बार उसे अपना हक जताती थी। हवेली में गुलबानों की शादी की तैयारियां की जा रही थीं। गुलबानों की शादी गफ़ार खान की बेटी हशम खान से की जा रही थी, जो कि लाहौर में एएसपी के पद पर फाइज था और शादी के बाद वह भी हशम खान के साथ ही लाहौर शिफ्ट होने वाली थी। गुलबानों के दहेज का सामान लेने की जिम्मेदारी एहतिशाम खान और मुराद खान पर डाली गई। खाने का इंतज़ाम और बारात वलीमे के कपड़ों की जिम्मेदारी माह रुख पर डाली गई थी, जो वह बखूबी अंजाम दे रही थी। हवेली के डेकोरेशन वगैरह की जिम्मेदारी जरगाम खान पर थी। वह सुबह से यहाँ से वहाँ घूमता थका हुआ रात के 11 बजे कमरे में दाखिल हुआ। रात को बिस्तर पर लेट गया। माहरुख, प्लीज़ लाइट बंद कर दो प्लीज़, मैं थक गया हूँ, थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। वह उठकर लाइट बंद करके मध्यम रोशनी में तेल की बोतल उठाती उसके पैरों में बैठ गई, मालिश करने लगी। वह हल्के हाथों से मसाज कर रही थी। माही प्लीज़ मत करो यार, सो जाओ, तुम भी थक गई होगी, यहाँ आओ मेरे पास। वह नरम आवाज़ में बोला। मैंने खुद कोई काम नहीं किया, सारा काम तो नौकरों ने किया है, मैंने सिर्फ उनकी निगरानी की है और मैं थकी हुई नहीं हूँ। आप खामोशी से लेटे रहें, मैं मसाज कर देती हूँ आपके पैरों की। वह काफ़ी देर तक नीचे बैठी उसकी मालिश करती रही। सुबह की फजर की अजानों की आवाज़ कानों में गूंजी तो माहरुख अपने खुले बालों का मेसी सा बन बनाती उठी। जरगाम प्लीज़ उठ जाएं, सुबह हो गई है, आज मैं आपको एक सरप्राइज़ दूंगी। वह उसके सीने पर सर रखती बोली। अच्छा, कैसा सरप्राइज़? अरे अभी नहीं, बाद में दूंगी मेरे सरदार साईं, सब्र करें। आज गुलबानों की बारात थी। हवेली में बारात का इस्तकबाल बड़ी धूमधाम से किया गया था और टेबल पर सजे खाने सबकी तवज्जो का मरकज़ बने थे। जिसने भी खाना खाया सबने खाने की तारीफ की। गुलबानों दुल्हन बनी मासूम सी गुड़िया लग रही थी। निकाह होते ही रुखसती का शोर मचा था। जरगाम खान ने अपनी बहन को कुरान के साए तले रुखसत किया। सब मेहमान जा चुके थे। जरगाम खान किसी काम से बाहर गया था तो वह जल्दी से सब काम समेटते कमरे में आई। रूम को गुलाब की पंखुड़ियों से सजाकर वह तैयार होकर बेड पर बैठी। तभी जरगाम कमरे में दाखिल हुआ तो सामने माहरुख रेड ब्लड कलर की साड़ी पहने खड़ी थी। खुले बालों और हल्के हल्के मेकअप में वह कयामत लग रही थी। कलाइयों में लाल चूड़ियां और पैरों में लाल रंग का हुस्सा, नाखूनों पर रेड नेल पॉलिश थी। वह आसमान से उतरी अप्सरा लग रही थी। जरगाम जहाँ था वहीं साखित रह गया। जरगाम ने पलकें झपकना भी हराम समझा था और वह वजीह मर्द दुनिया माफिया से बेखबर अपनी बीवी को तकने में मसरूफ था। उसका सजा रूप देखता वह बहकता हुआ उसके करीब हुआ। मुझे आपको कुछ बताना है। अभी वह दोनों यह बातें कर रहे थे कि एकदम से दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा। वह एकदम घबरा गए। जरगाम जब गुस्से से बाहर निकला तो सामने गफ़ार खान परेशान खड़े नजर आए। मामू खैरियत? इस वक्त वह परेशान हुआ। बेटा जोफिशा वापस आ गई है। वह बेसाख्ता गफ़ार खान को देखने लगा जैसे उसे सुनने में गलती हुई हो। तभी माहरुख रूम से निकली। अरे मामू, आप इस वक्त सब ठीक तो है ना? वह परेशानी से बोली। मुझे कुछ काम है तो सो जाओ, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। वह उसके गाल थपकाकर चला गया। वह परेशान हुई और वह चादर उठाती हवेली से निकली। सामने गफ़ार मामू और जरगाम मुराद खान की हवेली जाते नजर आए तो वह भी दबे पांव उनके पीछे चली गई। वह जैसे ही अंदर दाखिल हुए जोफिशा जरगाम खान के गले लगी थी।
मुझे माफ़ कर दो, ज़रगाम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वह अभी उसके सीने से लगी खड़ी थी। माहरुख तंग रह गई। जोफ़े शाह, नहीं, मैं अब ज़रगाम के बगैर नहीं रह सकती। मैं मर जाऊंगी। क्यों आई हो तुम मेरी ज़िंदगी में ज़हर घोलने के लिए? क्यों वापस आ गई तुम? वह आंखों में आंसू लिए इस मंजर को देख रही थी। वह अपने सरदार को नहीं बांट सकती थी और वह कहाँ बर्दाश्त कर सकती थी उसका सरदार किसी और की बाहों से सुकून हासिल करे। उल्टे पांव लौट गई। ज़रगाम की बर्दाश्त खत्म हो गई थी। उसे दूर धकेल गया। क्यों आई हो? अब तुम मेरी जिंदगी में दूर रहो मुझसे और मैं नफरत करता हूँ तुमसे। तुम्हें सच बताऊं, मेरे लिए तो तुम उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मुझे ठुकराकर अपने आशिक झावियार के साथ भाग गई थी। वह दंग रह गई कि वह यह सब कैसे जानता था। तुम क्या समझती हो कि मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ थी, किसके साथ थी, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? सब जानता हूँ मैं तुम्हारे बारे में। वह दहाड़ा था। सब दम साधे खड़े थे। और ज़रघाम, मैं अब भी तुम्हारे निकाह में हूँ। मेरा हक है, डरदार है तुम पर। तुम मेरे होते हुए मेरी बहन से शादी कैसे कर सकते हो? तुम मेरे हो तो मेरी बहन है और तुम लोगों का निकाह जायज़ नहीं है। वह रोते हुए बोली, मैं तुम पर माहरुख और तुम्हारा रिश्ता वाजह कर दूं। वो तुम्हारी बहन नहीं है, कज़न है। मुराद चाचा ने तुम्हें पाला था। तुम उनके छोटे भाई की बेटी हो जो मर चुके हैं। रही बात मुझ पर मेरे वजूद पर अपना हक जमाने की, तो चलो आज उस हक को ही खत्म कर देता हूँ। वह मुस्कराया और एक नज़र सबकी तरफ देखकर बोला, जैसे सबको गवाह बना रहा हो, मैं ज़रगाम खान पूरे होशो हवास में जोफ़े शाह तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अब दफ़ा हो जाओ। मेरी ज़िंदगी से मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें यहाँ हो सके तो जहाँ से आई हो वहीं चली जाओ। वही तुम्हारा असली ठिकाना है। वह रोते रोते ज़मीन पर बैठ गई और उसने खुद अपने हाथों से सब कुछ बर्बाद कर दिया था। वह आंखों में आंसू लिए उस शख्स को खुद से दूर जाता हुआ देख रही थी जो उससे मोहब्बत का दावेदार था, और वह अपने खाली हाथों को देखती फूट फूट कर रोती थी। जावियार मलिक एक नंबर का घटिया और अय्याश इंसान था। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात जोफ़े शाह से हुई और वह जोफ़े शाह की खूबसूरती को देखकर पागल हुआ था, और वह जोफ़े शाह को अपने प्यार में फंसाकर शादी का झांसा देकर उसे फार्म हाउस ले गया था, जहां उसने जोफ़े शाह के जूस में नशा मिलाया। तो पूरी रात वह और उसके दोस्त उसके साथ ज्यादती करते रहे और फिर उसे गाड़ी में डालकर दारुल अमान के बाहर फेंक गए। दारुल अमान वालों ने उसे अस्पताल दाखिल किया, जहां 3 महीने तक उसका इलाज होता रहा। वह मानसिक मरीज बन चुकी थी। वह मां बनने वाली थी। जब उसे डिलीवरी के लिए दाखिल किया गया तो पता चला कि उसका बच्चा मर चुका है। वह वहीं फूट फूट कर रोई थी। फिर जब वह संभली तो जॉब से वापसी पर उसकी मुलाकात माहिर खान से हुई। जो बात माहिर ने उसे बताई, उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई थी। वह दंग रह गई थी कि ज़रगाम खान उसकी बहन से शादी कैसे कर सकता था। वह ज़रगाम से माफ़ी मांगना चाहती थी। वह चाहती थी कि वह उसे अपनी ज़िंदगी में कबूल कर ले, लेकिन वह तो सब जानता था। उसे तलाक देकर चला गया और वह खाली हाथ रह गई थी। वह कमरे में आया तो घुटनों के बल ज़मीन पर बैठी वह रो रही थी। ज़रगाम उसके साथ बैठ गया और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूम गया। इतने महीनों से मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता था। माहरुख ने सर उठाया। मैं तुमसे बेहिसाब मोहब्बत करता हूँ और तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकता, और तुम्हें कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। ये एक सरदार का तुमसे वादा है कि वह हमेशा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रहेगा। अब रोना बंद करो। मैंने जोफ़े शाह को तलाक दे दी है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरी छोटी सी सरदारनी, वह उसकी नाक से नाक रगड़ता बोला। तो वह रोते हुए हंसी। मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। वह बस सर झुका गई। मुझे पता है कि तुम यही कहने वाली हो, न कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। तो कोई नई बात बोलो, जैसे तुम्हारा सरदार खुश हो जाए। अरे मेरी सरदारनी, बोलो भी, तुम्हारा सरदार मुंतज़िर है। वह पूरी तरह मुतवज्जे हुआ। मैं माँ बनने वाली हूँ, ज़रगाम। वह शर्माते हुए उसके गले लगी। ज़रगाम बेसाख्ता उसे अपने सीने से खींच लाया। माँ रुक, तुम सच कह रही हो ना?
वह अभी तक यकीन में नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, आप बाबा बनने वाले हैं। और वह सजदे में गिरता खुदा का शुक्र अदा करता कि अल्लाह ने उसे बेहतर से बेहतरीन अता किया था। वह नम आंखों से माहरुख को एक बार फिर बाहों में भर गया। वह जानता था कि आगे का सफ़र खुशियों भरा था और अब उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ थीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशियाँ।